हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत से तौर पे रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत से तौर पे लगे होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं आप कि आखिर मैंने अपने सर पे हाथ क्यों रखा हुआ है। तो चलिए अब इसका जवाब जान लेते हैं इस वीडियो में। तो सर, पिछले वीडियोस में जहाँ पे मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग को बताई, तो उसके बाद जो आप लोग के सवाल आए हैं वो बेहद ही दिल खुश कर देने वाले और शानदार और लाजवाब है। उसके चलते थोड़ा सा हो गया था मुझे सर दर्द, उसे दूर करने के लिए बनानी पड़ी मुझे ये वीडियो। तो सवाल जो बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोगों ने पूछे हैं, उनमें से कुछ सवाल मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। पहला सवाल था कि क्या हमें ये एग्जाम को देना चाहिए, राइट? इज इट वर्थ टू गिव दिस एग्जामिनेशन। दूसरा सवाल था कि क्या हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं, हम एसएससी की तैयारी करते हैं, हम इंश्योरेंस की तैयारी करते हैं, तो क्या दोनों को साथ लेके तैयारी की जा सकती है? किसकी पढ़ाई करें, किसको छोड़ दें? क्या इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस, और हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस, राइट? कुछ लोगों ने ये पूछा कि बैंक के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो तमाम इन तरह के सवाल के लिए वीडियो है। चलिए अब इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के कंटेंट में लास्ट तक मैं आप लोग को कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट के सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाला हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ और आपके लिए जो स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में भी कुछ हिंट्स आप लोग को देने वाला हूँ। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल जो था, सर क्या आपको एग्जाम देना चाहिए? तो बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ सर, कोई एग्जाम छोटा और ख़राब नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब सीकर हो, आप रिक्रूटमेंट्स जो निकलते हैं उसको आप फेस करते हो, अपेयर करते हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम या कैटेगरी की हो। बट अगर आपको उसके साथ कोई मिलता जुलता कोई एग्जाम आपके ग्रेजुएट लेवल में, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे देते हो या 12th लेवल पे देते हो या मैट्रिक लेवल पे, तो जहाँ भी देते हो कुछ मिल जाता है, तो बिल्कुल भी उसकी बेइज्जती मत कीजिए इसलिए कि आप उसे छोड़ रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं यार वो मेरे टाइप का नहीं, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ माई टाइप। आई विल ओनली अपीयर ऑन दोज एग्जामिनेशंस व्हिच आर द हाई क्लास टाई एंड कॉलर टाइप जॉब लाइक बैंकिंग और इंश्योरेंस। तो आप गलत कर रहे हो सर, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी हर समय देखने को नहीं मिलती है। एंड 1,30,000 वैकेंसी इज अ बम्पर वैकेंसी, तो आप गलती भी मत कीजिएगा इस एग्जाम को छोड़ने की। दूसरा जो डाउट पूछा है ना आप लोगों ने कि क्या हम प्रिपेयर साथ में कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल होगा, तो सर बता देता हूँ यार, कोई एलियन एग्जाम नहीं है। कुछ ऐसा नहीं हो गया कि पैटर्न नया चेंज होकर आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ चूँकि रेलवे के एग्जाम कभी नहीं दिए हो या फिर नए हो, मतलब ग्रेजुएशन हाल फिलहाल में किए हो, यंग लैड्स हो, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि सर ये एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर आपने अभी तक 6 मंथ्स की भी प्रिपरेशन करी है ना, कभी भी थोड़ी सी भी सीरियसली, बैंकिंग की, एसएससी की, इंश्योरेंस की, किसी की भी अगर आपने करी है, तो ये एग्जाम आप केक वॉक की तरह निकाल सकते हो। बस ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे कि अगर इसका मैथ्स के लिए आप कंसर्न हो, पता नहीं क्योंकि सवाल में आपने स्पेसिफाई नहीं किया था कि फॉर विच सेक्शन यू आर मोर कंसर्न। कुछ लोगों ने जीके के जीएस के बारे में कहा था, तो वो तो बताऊंगा ही। तो अगर मैथ के लिए पहले बताया तो अगर आप कंसर्न हो तो सर बताया तो 20 क्वेश्चन है इसमें आउट ऑफ 100 इन प्रीलिम्स। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसके लिए मैंने लिंक में बुक भी दिया था डिस्क्रिप्शन में, पिछले वीडियो के, वो आप चाहो तो चेक कर लेना। उसे ही अगर बना लोगे ना तो ये एग्जाम में मैथ सेक्शन आपके लिए बिल्कुल भी कतई इशू नहीं रहने वाला है। रीजनिंग की बात करूँ तो सर इसके रीजनिंग में बिल्कुल भी दम नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कमजोर होता है, खराब होता है, ईजी होता है। कहने का मतलब है कि इन कंपैरिजन विद द टिपिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच कम्स इन द बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, इट डजंट स्टैंड एट ऑल इन द कंपैरिजन विद दैट। मतलब रीजनिंग होगी एसएससी की टाइप की और ऐसी जिसको हर कोई मतलब इजीली अटेम्प्ट ले लो और कर लो। मतलब ले लो नहीं, मतलब अटेम्प्ट लेने से क्या होता है, सही सही बनाने से होता है ना। तो विद एक्यूरेसी आप बना भी लोगे। सिंगल टाइप क्वेश्चंस, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे जिसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। जीके जीएस की जहाँ तक बात है तो उसके लिए मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि बहुत ही जल्द आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है आने वाले मंथ में, लास्ट तक में आप लोग के लिए वो मॉक टेस्ट हो सकता है प्रिपेयर होकर रेडी हो जाए, वो पूरी सीरीज़ जिसके बारे में डिटेल्स बाद में दूंगा। तो ये सेक्शन भी आप निकाल सकते हो। तो सर अब आपको प्रिपेयर करने के लिए, इसके लिए जब कोई एलियन स्टडी नहीं करनी पड़ी है, वही आपने जो रीजनिंग पढ़ी है, वही जो आपने मैथ बनाया है, ये वही है, तो जीके जीएस कौन सी बड़ी चीज़ है। ऐसे भी तो आप लोग इतने इतने पीडीएफ्स पढ़ते हो, किसी भी साइट्स की पीडीएफ पढ़ते रहते हो, बहुत सारे जनरल नॉलेज की चीज़ों को देखते रहते हो। तो बस एक बुक का लिंक फिर मैंने दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लो, काम आपका बनने लगेगा। उसके बाद वाली स्ट्रैटेजी नेक्स्ट मंथ में मैं आपको दूंगा। तो बिल्कुल भी आपको ये एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सो कॉल्ड काइंडा कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ही अपने उस एम की तरफ बढ़ते रहो जो उसके लिए आप फोकस्ड हो। अगर आप बैंक के लिए हो, आरबीआई के लिए हो, एसबीआई के लिए हो, इंश्योरेंस के लिए हो, एसएससी के लिए हो, आप करो। और साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम इसके जीके जीएस के लिए निकालो। जम के मॉक्स लगाना, ये बोल देता हूँ, ऐसे मैं अपने मॉक्स खुद ही ला रहा हूँ, आप देख सकोगे उसको भी। तो आपको ये एग्जाम निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात की मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों ने जो पूछा कि बैंक के सामने कहाँ ये स्टैंड करते हैं या फिर इनकी मतलब पोजीशन है, तो मैं बता देना चाहता हूँ सर, ये क्वेश्चन बहुत ही गलत है। आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हो सेंट्रल पे कमीशन के सैलरी से बैंकिंग सेक्टर के बाइबोटाइट सेटलमेंट के पूरे स्ट्रक्चर। क्योंकि सर देखिए, यहाँ की सैलरी में आपको जो पोस्ट हैं, कुछ 4200 ग्रेड पे के जो पोस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गए एएसएम, सीए, टीए, तो वहाँ पे आपको सैलरी 55 to 60,000 मिलेगी। और अलाउंसेस और ओवर टाइम जो रेलवेज का होता है ना, माइंड ब्लोइंग।
वो अलग रहेगा। तो आपको कैसे कंपेयर करके मैं बताऊं कि सैलरी में कहाँ स्टैंड करती है, मतलब आप इतना जान लो कि बहुत ऊपर स्टैंड करती है एट प्रेजेंट। तो आपको यहाँ पे सैलरी को लेके भी नहीं सोचना है। कुछ पोस्ट जिसके ग्रेड पे कम है, जैसे कि 2800 ग्रेड पे का हो गया, 2000 ग्रेड पे का हो गया, या ग्रुप डी के भी इवन पोस्ट हो गए, तो उसकी भी सैलरी ऐसी नहीं है कि आपको मतलब दिक्कत होगी, मतलब आप मैनेज कर सकते हो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो, राइट। तो यहाँ पे ये बात ही नहीं उठती है कि ये कंपेरिजन मतलब करना भी सही होगा या नहीं, तो भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलिए, अब ये तो था आप लोग के वो छोटे मोटे डाउट्स। कुछ लोगों ने जो पूछा कि लड़कियों के लिए स्पेशली कुछ ऐसे पोस्ट कौन हो सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को वो पोस्ट बता चुके हैं ऐसे कमेंट्स में। इसके बाद भी मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल अप्रेंटिस जैसे है वो आप दे सकते हो, कमर्शियल अप्रेंटिस आप दे सकते हो। टाइपिस्ट वाली पोस्ट है वो लड़कियां आराम से दे सकती हैं, कोई इशू नहीं है। इंक्वायरी में आप दे सकते हो वाले एग्जाम, डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, राइट। और एग्जामिनेशन पहले दो ना, परेशान क्यों होते हो कौन सा सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा। अरे इट विल बी कंप्लीटली योर सोल चॉइस दैट फॉर विच यू वांट टू। अदरवाइज पहले एग्जामिनेशन निकालो, उसके बाद भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये थी तो आपकी वो छोटे मोटे डाउट्स जिसके चलते छोटा मोटा सरदर्द हुआ था। होप करता हूँ वो चीज़ें तो अब क्लियर हो गई होंगी। डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो का मेन कंटेंट, जो कि है कि आपके लिए ये ग्रेड पे वाली जो भी वे पोस्ट हैं, इस पोस्ट में आपको कैसे आपको अपना प्रेफरेंस भरना होगा, भर सकोगे या भरना चाहिए आपको, और क्या थोड़ा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और एलिजिबिलिटी में चीज़ें हैं वो क्लियर करता हूँ। तो सर देखिए कि बेसिकली एनटीपीसी की जो भी यहाँ पोस्ट है 4 पार्ट में बांटा गया है ना। एनटीपीसी में है फर्स्ट, सेकंड है आपका पैरामेडिकल, थर्ड है आपका थोड़ा वो टेक्निकल वाला, फोर्थ है आपका ग्रुप डी वाला। तो मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे ग्रुप डी में देखने को मिल रही हैं, दैट इज अराउंड 1 लाख, अराउंड क्या 1 लाख या 30,000 में वो बाइफर्केशन करेंगे एनटीपीसी वाले पोस्ट में, रिमेनिंग 3 में, जिसमें आपको मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। उस 30,000 की मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज ग्रुप सी वाले में, मतलब ग्रुप सी मतलब एनटीपीसी वाले में, जहाँ पे वो शानदार पोस्ट सब हैं आपको, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस एंड एएसएम एंड ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो सर वैकेंसीज तो यहाँ पे ह्यूज हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को भी ध्यान में रख के करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वैकेंसी ह्यूज है, इसलिए कि बहुत सारे लोग भी भरेंगे, कंपटीशन भी रहेगा और आपको एक सीट चाहिए। और अगर आपको एक जॉब इसमें से मिल जाती है, स्पेशली अगर आपको 4200 ग्रेड पे की कोई जॉब मिल जाती है, तो आप अपने लाइफ में बहुत ही एक अच्छा पोजीशन बना चुके होंगे। तो चलिए थोड़े उन पोस्ट के बारे में मैं आप लोग को ब्रीफ कर देता हूँ। पहली पोस्ट है सर जो कि 4200 ग्रेड पे में मैंने 3 पोस्ट में जो इसमें देखा है उसमें आपको बता रहा हूँ, वो है आपका कमर्शियल अप्रेंटिस, इसकी भी सैलरी 4200 ग्रेड पे के तर्ज पे। दूसरा है ट्रैफिक अप्रेंटिस, इसकी भी सैलरी 4200 ग्रेड पे। और तीसरा है सर आपका एएसएम, ये भी 4200 पे। पहले एएसएम जो हुआ करता था, ज़्यादा नहीं ऐसे 2-3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक ही, वो 2800 ग्रेड पे हुआ करता था, बट ड्यू टू सम इशूज़ एंड टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब इन द डिपार्टमेंट, इसे फिर बढ़ा दिया गया। तो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ उन लोगों को जो हाई मतलब बहुत ही मतलब रिक्रूट हुए थे 2800 ग्रेड पे में एज एन एसएम। तो वो लोग के साथ क्या हो गया ना, उन लोग को ऐसा एक हाइक और जंप मिल गया 4200 ग्रेड पे, मतलब समझ लो एक नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू पोस्ट, एसएससी के कंपैरिजन में बता रहा हूँ। तो ये एडवांटेज मिल गया। तो ये एडवांटेज अब कंटिन्यू है, तो आप लोग भी देख लो कि अगर 2800 ग्रेड पे में अगर आपको कोई जॉब मिल रही थी तो अब आपको 4200 में मिल रही है। तो जो कोई भी थोड़ी सैलरी के टर्म्स में आप लोग सोच रहे हो कि कौन से प्रेफरेंस में रखना चाहिए या फिर कौन से अच्छे हो सकते हैं, तो सर ये 3 पोस्ट हैं जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में रहते हैं, करते हैं मतलब। तो ये 3 वो ग्रेड पे वाले पोस्ट हैं जिसको आप भर सकते हो। इन तीनों की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सर सैलरी कहीं भी इसकी 55,000 रुपीज़ से कम नहीं होगी। जब तक आप ज्वाइन करोगे तो 60 प्लस करीब या 60 के रेंज में हो चुकी होगी। अदर बेनिफिट्स अलाउंसेस की जहाँ तक बात है तो ये भी बता देता हूँ कि रेलवेज़ का जॉब है सर, आप जानते हो ट्रेन हमारी कितनी राइट टाइम पहुंचती है। तो अगर आपकी वैसी कोई ड्यूटी होती है, लाइन ड्यूटी या ट्रेन ड्यूटी होती है, तो फिर ओवर टाइम का प्रोविजंस उस केस में, डिलेज के केस में आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो उसकी भी अलाउंसेस, टीए हुआ, डीए हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही हैंडसम है रेलवेज़ में। और आपकी सैलरी उस केस में स्पेशली 1-2 पोस्ट जैसे मैं बताता हूँ आप लोग को, गुड्स कार्ट हुआ, तो वहाँ पे तो आपको ट्रेन में ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो है तो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट, लेकिन होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी पोस्टेड इन अ ट्रेन, मतलब स्टेशन जहाँ पे ट्रेन पे आपको जाना पड़ेगा गुड्स के मतलब गार्डिंग करते हुए। तो वहाँ पे आपको बनता है बहुत ही ज़बरदस्त आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, बहुत ही ज़्यादा आपका नाइट अलाउंसेस, जिसके चलते आपको सैलरी में 40,000 35,000 तक की भी आपको अदर देन योर नॉर्मल सैलरी का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो समझ ही रहे होगे आपकी सैलरी कहाँ पहुँच सकती है। अगर आप 45 के रेंज में थे तो वो 90 पहुँच जाती है, अगर आप 50-60 के रेंज में थे तो वो समझ लो, ये हिंट था। चलो
अब बता रहा था मैं आपको छोटे कुछ उसके पोस्ट जो है एनटीपीसी में वो आते हैं सर 2800 और 2000 ग्रेड पे में, इसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में। तो ट्रैफिक अप्रेंटिस जो है वो तो 4200 ग्रेड पे का है, और एक है सर ट्रैफिक असिस्टेंट, वो है आपका 2000 ग्रेड पे का। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये वीडियो में आपको बताना चाह रहा था, असिस्टेंट जो है वो 2000 ग्रेड पे का है, बट अप्रेंटिस 4200 ग्रेड पे का है। तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी दैट अप्रेंटिस वन, एंड देन यू शुड गो फॉर दिस इफ यू वांट, ओके। अदरवाइज पहले आपको रखना है कमर्शियल अप्रेंटिस, देन आप रख सकते हो ट्रैफिक, देन एएसएम। उसके बाद जो 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, वो हो गया आपका इंक्वायरी कम क्लर्क का, फिर हो गया गुड्स कार्ड का जिसके बारे में मैंने आपको ओवर टाइम वाली चीज़ें बताई। उसके बाद हो गया जूनियर अकाउंट का जो कि आपका कम टाइपिस्ट का होगा, एक सीनियर कम अकाउंट टाइपिस्ट का होगा, फिर एक होगा आपका सीनियर टाइम कीपर का होगा, फिर आपका एक ट्रैफिक वाला जो मैंने आपको बताया असिस्टेंट का होगा। तो यहाँ पे जो टाइपिंग वाली जो पोस्ट है आपकी, चाहे वो जूनियर वाली हो चाहे वो सीनियर वाली हो, तो देख लीजिएगा यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट का कैप्शन भी है। तो डिफरेंट ग्रेजुएट्स मतलब जो भी अपने अपने स्ट्रीम्स में, उनके लिए पोस्ट में कुछ चेंजेस भी हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि आप एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, ये देख लेना। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल वालों के लिए और पैरामेडिकल वाले के लिए, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो जनरलिस्ट भर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब जनरल ग्रेजुएट्स भर सकते हैं आप लोग में, तो उसमें से टाइपिस्ट वाली पोस्ट में 35 वर्ड वाली जो क्लॉज है, तो उसके लिए आपकी थोड़ी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एएसएम में क्लॉज आता है, कुछ लोगों ने पूछा था आई साइट को लेकर, तो सर यस आई साइट का इशू है एएसएम में, इस चीज़ के लिए बहुत ही क्लियर रहेगा। परफेक्ट 6/6 आई की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और वो कलर ब्लाइंड टेस्ट वाला, वो शायद आपके लिए नहीं है वहाँ पे, मतलब आपको आप में वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आप उसको क्वालिफाई करोगे तो ही आप जा पाओगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके प्रेफरेंसेस जो अब आप भरोगे तो वहाँ पे आपको एएसएम को उसी अकॉर्डिंगली आपको रखना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप थोड़े से पीछे पड़ सकते हो। नोटिफिकेशन की बात करूँ, चलो वीडियो के शुरू में बोलना चाहिए अभी बता रहा हूँ, पर इसलिए बता रहा हूँ अभी क्योंकि अब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी एक आध दिन में आपको देखने को मिल जाएंगी, बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो जिन्हें भी कुछ डाउट्स हो रहा है रिलेटेड इन दीज लाइक काइंड ऑफ स्टफ्स, तो आप उसे एक बार जाके देख लो, आपको सारी डिटेल चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी विद द कंटेक्स्ट ऑफ योर एलिजिबिलिटी एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एज की बात अभी थोड़ी सी डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो थोड़े आने वाले टाइम में एक आध 2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान देने वाली बात है कि 28 तारीख से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और 12 मार्च तक में वो जो चारों पोस्ट हैं की स्टार्ट हो चुकी होगी। फेज वाइज हो रही है, 4 है तो 4 पार्ट में होगी, है ना। तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए और अपने इस एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल ही लग जाइए। सैलरी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, पोस्ट भी इसके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के बहुत अच्छे हैं। कोई अगर ग्रुप डी के लिए कंसर्न हो तो बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है और आप अभी अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं किए हो, मतलब अर्ली स्टेजेस में हो, मतलब 10th की हो, पूरी पढ़ाई नहीं की हो, या फिर सिर्फ 10th पास हो, ऐसे कोई भी अगर हो देख रहे हो, कभी कभार कुछ लोग पूछ लिया करते हैं, तो सर ग्रुप डी की भी सैलरी कहीं से बुरी नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाते हो तो आप जान लो कि आज नहीं तो कल जब आप ग्रुप सी ग्रुप बी में आ जाओगे तो आपको ये अखर नहीं रहेगा कि मैं ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, और आप एक हैंडसम जगह पे एक स्टेटस के साथ आप अपने आप को बना सकते हो। देयर इज नथिंग टू फील डिमोटिवेटेड, नो जॉब इज़ बैड, नो जॉब इज़ मीन्स छोटा काइंड ऑफ थिंग, कि मतलब कोई जॉब छोटा नहीं होता, समझते ही हो ना, दैट टाइप ऑफ थिंग, कि आपको अपने लेकिन एम के लिए तैयारी में लगना चाहिए, ना ही कि इन सब चीज़ों पे अपने टाइम को वेस्ट करना चाहिए। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल वही होता है जिसको आप अपने सोच में जगह मत दो, मतलब सोचो और फिर बोलो कि नहीं हो सकता है, हटा दो, तो वो इम्पॉसिबल है। आप सोचो कि हो सकता है लेकिन टफ है, लेकिन फिर सोचो कि वो टफ को ही आदमी आसान करता है और आप भी कर सकते हो, तो फिर वो इम्पॉसिबल नहीं है। रेलवे के एग्जाम्स को बहुत आसान मत समझिएगा सर, बहुत आसान नहीं होता है। आसान उसके लिए होता है जो लगे रहते हैं, बट आपके लिए आसान कैसे होगा अगर आप इस चीज़ों को थोड़ी सी मतलब इजी वे में लेते हुए लेकिन सीरियसली लोगे। मैं बार बार आपको अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि इसका हर्डल आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग नहीं होने वाला है। आपको बताया था इसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं है, मैथ रीजनिंग नहीं होने वाला है। आपके लिए यहाँ पे हर्डल जो होने वाला है वो जीके एंड जीएस होने वाला है। तो इट्स बेटर कि यू फोकस ऑन दैट जीके एंड जीएस, मतलब इन कंपेरिजन की ज़्यादा परेशान होने के लिए रीजनिंग और मैथ्स में, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर उसके बारे में आपको मैं डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर भी दे दूंगा। अब इसके अलावा आपको मैं ये नॉन टेक्निकल के बारे में बताया। फिर अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल भी रेडी हूँ। वीडियो एंड करने से पहले बताऊंगा सर यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो आप लोगों में से जो भी महानुभाव, जो भी सर्स, आप लोग मैम्स, जो कोई भी अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन देना चाहते हो, या फिर पता ही होगा आप लोग को, अपडेटेड ही होगे, तो आप उसके एग्जामिनेशन को भर सकते हो। जून में उसका एग्जाम होगा। अब बता देता हूँ वापस आपको इस एग्जाम के डेट के बारे में। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है सर इस एग्जाम का वो अभी क्लियर नहीं है, बट एक्सपेक्टेड वर्ड में कहा जाता है कि अनक्लियर चीज़ों को बताइए, तो बता रहा हूँ। यू कैन एक्सपेक्ट दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जून टिल जुलाई, ठीक है। ये मैं अपनी एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ आपको, इसे आप
सही मान के नहीं चल सकते हो, बट वही सब टाइम जून जुलाई का आपको टाइम इस एग्जामिनेशन को देखने को मिलेगा। ये इतनी ह्यूज वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहेगी, बट आपको भीड़ से नहीं घबराना है। यू हैव टू वरी फॉर ओनली योर वन सीट एंड यू विल ग्रैब इट, अगर आप अपने आप को सीरियसली इस चीज़ के लिए डिवोट करते हो तो। ठीक है, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की स्टडी बहुत ही मतलब काफ़ी होगी अगर रेगुलर वे में आप करते हो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो यही था सर इस पूरे वीडियो में मेरे सर दर्द की वजह और सॉल्यूशन भी। होप करता हूँ कि आपके थोड़े मोटे छोटे मोटे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा फिर कोई डाउट्स होते हैं, फिर कोई इश्यूज़ होती है तो आप कभी भी आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप करता हूँ अब चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।